एक और नए क्लास में सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी की ये दूसरी यूनिट है और बहुत ही आसान है भाई। यूनिट का नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। पहले तो ये समझो एंजाइम क्या होते हैं। देखो हमारे शरीर में एंजाइम को समझने से पहले एक चीज और समझ लो, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक समझते हो मेरे भाई क्या होता है? इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं कैटालिस्ट। क्या होता है भैया ये समझते हैं। तो उत्प्रेरक वो होते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं आपको। जैसे मान लिया आप छत पे खड़े हुए हो, छत पे भी हटाओ, डेली लाइफ में आ जाओ। मान लिया तुम्हारे जीजा हैं, तुम्हारे फूफा हैं, इस तरीके के लोग आते होंगे, समझाते होंगे बेटा ऐसा है 30 साल तक शादी कर लेनी चाहिए, और इस तरीके से समझा समझू के पटा पुटू के तुम्हारी बारात करवा देंगे। रिएक्शन करा दी और उसके बाद अपने आप गायब हो जाएंगे, उन्हें तुम्हारी बारात से कोई लेना देना है नहीं भाई। तो यानी ऐसे लोग जो खुद रिएक्शन से लेना देना नहीं है, लेकिन रिएक्शन में फुरेरी लगाते हैं, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, घटाने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तुम्हारा दोस्त छत पे खड़ा था, नीचे देख रहा था, तुम गए, तुमने कहा अरे यहां से कोई कूद ही नहीं सकता। उसने कहा नहीं हम कूद सकते हो। अरे कूद ही नहीं सकता, कूदवा दिया उसे, फिर ये बेचारा मर गया। यानी ओवरऑल बात करें तो वो गिरा, रिएक्शन हुई, क्या हुआ वो सब अलग है। फुरेरी किसने लगाई? आपने। तो आप हो गए उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब प्रेरणा देने वाला। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को कराने के लिए किसी को तो फुरेरी लगानी पड़ेगी ना, उन्हें ही हम लोग कहते हैं एंजाइम भाई। ठीक है, तो एंजाइम हमने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल मतलब जैवीय कैटालिस्ट होते हैं, जो लिविंग सेल्स यानी जो जिंदा लोग हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें जो रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें बढ़ाने के लिए हम लोग एंजाइम का प्रयोग करते हैं। और एंजाइम खुद नहीं बदलते हैं। वो अगर खुद जीजा है तो जीजा ही रहेंगे, फूफा है तो फूफा ही रहेंगे, वो खुद नहीं बदलते हैं, बस रिएक्शन को करा के आपकी जिंदगी में बदलाव ला देते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ज्यादातर प्रोटीन ही होते हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं आपको बता चुके हैं, C,H,O,N से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। यानी हर आदमी को बौरा बनाने के लिए उसका एक विशेष जीजा, उसका एक विशेष फूफा होता है। किसी और का जीजा तुम्हें बौरा बनाया जाए ऐसा होगा? नहीं होगा। यानी विशेष रिएक्शन को कराने के लिए एक विशेष एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ये रिएक्शन को क्या करते हैं? बहुत तेज कर देते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है। रिएक्शन के बाद एंजाइम फ्री हो जाते हैं, अपने आप फ्री हो गए और दोबारा काम करते हैं। फिर दूसरा बार जो तुम्हारा छोटा भैया है उसके फुरेरी लगाएंगे, तुम भी बारात कर लो, तो अपने आप दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। नॉर्मल जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? जो रूम टेम्परेचर है लगभग 25 से 35 पर मेरे भाई ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जो नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है 5 से 7 पीएच मान पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं भाई। ठीक है, तो ये एंजाइम सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। एंजाइम क्या है? जो जीवों के शरीर में विभिन्न क्रियाओं को कराने में सहायता करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, इनके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना है? 25 से 35, 25 से 37 है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 ही होता है। तो 25 से 37 मान लीजिए आप। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 5 से 7 होती है भाई। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट में है जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है मेरे भाई ये? तो एक्टिवेशन का नाम ही है संक्रियण। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? संक्रियण ऊर्जा। यानी सरल भाषा में पहले आप किसी रिएक्शन को समझो। मान लिया ए ने क्रिया करी है बी से, क्या बनाया मेरे भाई? सी, और क्या बनाया मेरे भाई? डी। तो ये लोग जब क्रिया कर रहे हैं तो क्या ये क्रिया करने के लिए सक्रिय हैं? एक ऊर्जा होगी। अगर उतनी ऊर्जा है, वो कहते नहीं पड़े हुए जिंदगी हर कदम एक नई, अगर इतनी ऊर्जा है तो आदमी उठेगा, उठ मेरे बेटे उठ, बता दे इनको कि मेरे बेटे आ गए हैं, इस तरीके। तो उतनी ऊर्जा भी तो होनी चाहिए ना मेरे भाई। तो यानी अगर दोनों में इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ही हम लोग संक्रियण ऊर्जा कहेंगे। तो हमने लिखा वो मिनिमम एनर्जी, कम से कम उतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए जो रिएक्टेंट यानी जो क्रिया करने वाले हैं उन्हें रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। यानी उठने भी भर की दम नहीं है तो क्या रिएक्शन होगी मेरे भाई? क्या तुम दुल्हन को लेके फेरे ले पाओगे? क्या कर पाओगे? तो रिएक्शन इतनी तो कम से कम ऊर्जा होनी चाहिए। उस कम से कम ऊर्जा को ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं भाई। ठीक है, कम से कम का मतलब ऐसे बढ़िया स्माइल देते हुए ना चल पाओ, ऐसे ही ऐसे चल पाओ मेरे भाई, तब भी कम से कम इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए ना। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। यानी सरल भाषा में एंजाइम क्या कर रहा है? फुरेरी लगा रहा कि बेटा कम ऊर्जा भी है तब भी चलो बस फेरे लगाओ भैया, इस तरीके से समझ गए। तो एंजाइम क्या करता है? फुरेरी लगा के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी और इस इक्वेशन को भी आपको याद रखना है। K बराबर होता है AE की पावर माइनस का EA अपॉन RT। यहाँ पे K रेट कांस्टेंट होता है,
ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है भाई, ठीक है। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइमों का नाम कैसे रखोगे, तो आपने खूब नाम सुने होंगे एंजाइमों के, लाइपेज, एमाइलेज, इस तरीके से सुने हैं भाई। तो इनके कुछ बेसिक नियम हैं। एंजाइम्स का नाम रखने के लिए हम लोग IUB सिस्टम का प्रयोग करते हैं। IUB क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम रखेंगे। क्या नाम होंगे? 3-4 बेसिक रूल है। जैसे पहला रूल ये है कि भैया जो रिएक्शन करने वाला है यानी सबस्ट्रेट है, उसमें हम लोग एज जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एज। जैसे हम लोग स्टार्च में एज जोड़ेंगे तो स्टारसेज हो जाएगा। लेकिन सर जी स्टारसेज में आपने एमाइलेज क्यों लिख रखा है? क्योंकि स्टार्च को ग्रीक भाषा में एमाइलॉन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यानी दूसरी लैंग्वेज में इसे हम लोग क्या कहते हैं? एमाइलॉन कहते हैं। तो एमाइलॉन का एमाई जोड़ देंगे एज तो क्या हो जाएगा? एमाइलेज मेरे भाई, ठीक है। ऐसे प्रोटीन का प्रोट जोड़ देंगे एज तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोटीएज। यानी सरल भाषा में आप समझ रहे होगे कि स्टार्टिंग के शब्द उठाएंगे सबस्ट्रेट से जो रिएक्शन करने वाला और उसके पीछे एज जोड़ देंगे तो इस तरीके से एंजाइम का नाम रखा जाएगा। या फिर कोई रिएक्शन टाइप है जैसे डिहाइड्रोजिनेज, नाम से ही पता चला डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसे हम लोग कह देंगे डिहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हमेशा रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीडेज, साफ साफ पता चला है ऑक्सीजन से क्रिया होगी यानी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेज एंजाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं। जो मॉडर्न सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग भी नंबर दे देते हैं भाई। हर एंजाइम को 4 नंबर दिए जाते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण से लिखें 2711, 2 नंबर किसे देते हैं? तो ट्रांसफरेज के लिए, किसी चीज को ट्रांसफर करना है। 7 नंबर किसे देते हैं? फास्फेट ट्रांसफर यानी फास्फेट ग्रुप अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए 7 नंबर देते हैं। तो मॉडर्न सिस्टम में नंबर भी दे दिए जाते हैं और हर नंबर बताएगा कि भैया इससे फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने का दिखाया जा रहा है। इस तरीके की चीजें रहती हैं भाई, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो किस तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे? भैया बहुत ही आसान है। सबसे पहले समझिए ऑक्सीडो रिडक्स। देखो एक बात, यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं। एक तो देखो ऑक्सीडेशन भी आ रहा है और यहाँ पर रिडक्शन, ये देखो रिडक्टेज यानी रिडक्शन भी आ रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सुना है? ऑक्सीकरण और अपचयन। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो ऑक्सीजन से क्रिया या किसी माइनस वाले से क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक, ऑक्सीडेशन कहलाती है। और हाइड्रोजन से क्रिया या किसी प्लस वाले से क्रिया अपचयन यानी रिडक्शन कहलाती है भाई, ठीक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन अगर त्याग हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं तो उसे अपचयन कहते हैं। और जब दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इन रिएक्शंस में इस एंजाइम का प्रयोग करते हैं यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। उदाहरण भी दे रखा है हमने, जैसे ऑक्सीडेज हो गया, डिहाइड्रोजिनेज हो गया कि इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है। इस तरीके के एंजाइम्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। ट्रांसफेरेज अभी हमने आपको बताया, एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ग्रुप पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे काइनेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए भाई, ठीक है। तीसरा क्या है भैया? हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज नाम से ही पता चल रहा है मतलब पानी को इस्तेमाल करके, हाइड्रो मतलब पानी को, वाटर को इस्तेमाल करके हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं, तब ऐसे एंजाइम को, लाइपेज है, प्रोटीएज है, ऐसे एंजाइम को हम लोग हाइड्रोलेज एंजाइम कहते हैं। लाइसेज भी होता है। लाइसेज में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यानी वाटर के बिना बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, जैसे डी कार्बोक्सिलेज हो गया। आइसोमरेज होता है। आइसोमरेज काहे के लिए होगा? आइसोमर का मतलब ही होता है, आइसोमर का मतलब होता है फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर समावयवी, अवयव सेम होंगे भैया, होंगे अलग अलग। जैसे अगर हम आपको समझाएं, हम यहां पे लिख दें मेरे भाई C2H5OH, आप जानते हो एथिल अल्कोहल है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OCH3। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे भाई तो यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 5 और 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है। लेकिन ये कौन है? OH यानी अल्कोहल है,
ये O यानी ईथर है, तो यानी देखिए ग्रुप अलग अलग हो गए, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए। तो इस तरीके को हम लोग आइसोमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण भी लिख रखा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। लाइगेज हम आपको बता चुके हैं, लाइगेज क्या होता है, जो जोड़ने का काम करता है। भाई हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी 4th में पढ़ाई है, आप भी थोड़ा सा बता रखा है। तो लाइगेज क्या होता है, जो बॉन्ड को फॉर्मेशन विद एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जहां पर कोशिका की ऊर्जा इकट्ठी रहती है उसे एटीपी कहते हैं, और बॉन्ड बनाने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं। भाई तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर आ जाएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, जैसे आपने देखा होगा फाउंडर, को फाउंडर, प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, फैक्टर यानी मेन जो फैक्टर है वो तो एंजाइम है, लेकिन अब एंजाइम की ताकत को बढ़ाने के लिए भी कोई चाहिए। जैसे हम कहें कि भैया तुम्हारी ताकत को बढ़ाने के लिए कौन आया, जीजा आए समझाने, तो जीजा तो एंजाइम हो गए, लेकिन खाली जीजा की बात से काम चल नहीं रहा है। तो अब जीजा किसे लेके आएंगे, जीजा फूफा को लेके आएंगे। तो फूफा उनके क्योंकि थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं तो वो भी पीछे समझाएंगे, हाँ बेटा ठीक तो कह रहे हैं, तो वो को फैक्टर है। यानी जो एंजाइम की ताकत को बढ़ा देता है वो को फैक्टर कहलाता है। और ये नॉन प्रोटीन युक्त होते हैं, यानी वे नॉन प्रोटीन युक्त कंपोनेंट जो एंजाइम को एक्टिव बना देते हैं, जो एंजाइम की ताकत को बढ़ा देते हैं, को फैक्टर कहलाते हैं। को फैक्टर के भी कई टाइप हैं, जैसे इनऑर्गेनिक को फैक्टर हो सकता है। इनऑर्गेनिक को फैक्टर में कौन आएगा भैया, जितने भी मेटल आयन है, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, तो जितने भी इनऑर्गेनिक मेटल आयन है वो सब को फैक्टर में आएंगे इनऑर्गेनिक वाले में। ऑर्गेनिक को एंजाइम या को फैक्टर कह लो, को एंजाइम कह लो, एक ही बात है भाई, ठीक। जैसे जितने भी विटामिन डिराइव्ड हैं, NAD+ है, FAD+ है, COA है, इस तरीके के जितने भी हैं, ये सारे के सारे जिनमें विटामिन होगी मेरे भाई मिल जाएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक को एंजाइम कहेंगे। तो इनऑर्गेनिक को फैक्टर होगा, ऑर्गेनिक को फैक्टर होगा, और तीसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, यानी कोई मजबूती से जुड़ा हुआ ग्रुप है वो भी एज अ को फैक्टर काम करेगा। जैसे हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, तो ये भैया जो हीम, समझ रहे हो, तो भैया स्ट्रांगली अटैच, ग्लोबिन से हीम मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो ये किस तरीके का है भाई, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो कि जो उसकी एक्टिविटी है उसे बढ़ाने का काम कर रहा है भाई, ठीक। अब ये काम कैसे करते हैं भाई, तो इसका देखो एक जो इंपॉर्टेंट मॉडल है एंजाइम का वो है लॉक की मॉडल। लॉक की मॉडल क्या होता है, आपने ताला देखा है, ताले में विशेष जगह होती है, विशेष स्थान होता है जिसमें हम लोग चाबी लगाते हैं, चाबी आके फिट हो जाती है। ऐसे ही एंजाइम कौन है, एंजाइम रिएक्शन कराने वाले हैं, तो एंजाइमों के पास खाली जगह होती है, ठीक। एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन करने वालों को बुलाते हैं, यहाँ आओ, ठीक, यहाँ आओ, उन्हें बुलाया रिएक्शन करने के लिए, उनकी रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद में उन्हें फ्री कर दिया और अपने आप मुक्त हो गए। गांव में ऐसी तो पंचायत होती थी कि कोई भैया खाली आदमी, पैसा बहुत था उसके पास, आओ हमारे बैठो आके हम पंचायत करवा रहे हैं, तो वैसे ही एंजाइम का काम है। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम मजबूत होते हैं, खाली हैं, मजबूत है, ताकतवर है, पैसे वाले हैं, जिनकी सरफेस पर स्पेशल एक्टिव सेंटर्स, एक्टिव साइट्स होती हैं, इनके पास खाली जगह है, जिनमें उचित आकृति के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, हर आदमी तो नहीं आएगा, लेकिन जो उचित आकृति का, जो उस तरीके का खुरापाती, जिसने कुछ खुरापात कर रखी, वो आएगा, आके भैया फिट हो जाएगा, जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है। इसलिए इसे लॉक की मॉडल भी कहते हैं। कैसे रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन करने वाले होते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं, तो सबस्ट्रेट आएंगे एंजाइम के पास, रिएक्शन करके दोनों लोग जुड़ जाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, और एंजाइम इनकी मदद करेगा सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट के निर्माण करने में। यानी सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट बनाते हैं, जो बाद में प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा एंजाइम दोबारा रिएक्शन के लिए फ्री हो जाता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से लॉक की मॉडल, इसकी मैकेनिज्म है। एक ये भी है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसके हिसाब से ये कहता है, वो कहता है एंजाइम मजबूत होते हैं, ये कहता है फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी ये कह रहा है जगह वगैरह नहीं, एंजाइम फ्लेक्सिबल है, जहां जैसी जगह मिलती है वहां फिट हो जाते हैं और रिएक्शन को करवा देते हैं। तो एंजाइम फ्लेक्सिबल होते हैं, जो सबस्ट्रेट के आते ही शेप बदल लेते हैं कि तुम कैसे भी हो आ जाओ, हम तैयार हैं तुम्हारी भैया रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये मरे जा रहा है बिल्कुल क्रिया कराने के लिए, तो ये फ्लेक्सिबल है और सबस्ट्रेट की हेल्प से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं भाई, ठीक है। फिर आपको एक इक्वेशन है, मैकालीज मेंशन इक्वेशन, इसे जरूर याद रखना है पेपर में, जो शुरुआत में क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर वाले, अगर पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, V बराबर V मैक्स, इसे पढ़ते हैं S कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता,
सांद्रता का मतलब होता है कोई चीज कितनी गाढ़ी है। जैसे कभी कभी उल्टी होती है, से पानी निकलता है, कभी कभी अंदर के छोले भटूरे भी संग में आ जाते हैं। तो जब छोले भटूरे भी आए उल्टी में तो वो गाढ़ी है, उसकी सांद्रता ज्यादा है, और जब सिर्फ पानी निकला तो उसकी सांद्रता कम है भाई, ठीक है। बटे में Km प्लस S कंसंट्रेशन लिख दिया है, V इनिशियल वेलोसिटी है, V मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी है, S सबस्ट्रेट यानी जो रिएक्शन करने वाले हैं उनकी कितनी मात्रा है तो वो कंसंट्रेशन है, Km क्या है, मैकालीस कांस्टेंट है भाई। इसमें ग्रुप हाइपरबोलिक होता है जिसमें Km और Vmax निकालना मुश्किल होता है। समझो ये जो इक्वेशन थी तो भैया इसमें हुआ क्या, जब ग्राफ खींचा गया, समझिए मेरे भाई, तो जब ग्राफ खींचा गया तो वो हाइपरबोलिक समझते हो कैसा है मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को समझिए कि भैया जब ये वाली इक्वेशन एक दी गई, इस इक्वेशन में जब ग्राफ खींचा गया तो वो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग Km की वैल्यू और Vmax की वैल्यू निकालना कठिन था। इस वजह से क्या हुआ, लाइन वेवर समझते हो, सीधी लाइन खींच दी, बर्क प्लॉट मतलब एक ग्राफ खींचा गया और तब एक नई इक्वेशन दी गई 1/V बराबर Km/Vx इंटू में 1/S कंसंट्रेशन प्लस 1/Vmax। इससे फायदा क्या हुआ, इससे Km और Vmax को निकालना आसान हो गया। तो अगर आपसे पूछ ले लाइन वेवर बर्क प्लॉट क्या है भाई, तो आप बताओगे जो मैकालीज मेंशन इक्वेशन है उसमें जो इक्वेशन है उससे जब ग्राफ खींचा जाता, आपने याद होगा आपको y बराबर mx प्लस c, इस तरीके से सीधी रेखा के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते थे। देखो उसी फॉर्म में आ गया, y की जगह पे देखो ये है, mx की जगह पे देखो ये है, प्लस c की जगह पे देखो ये आ गया। तो उस फॉर्म में इस इक्वेशन को लाया गया ताकि भैया सीधा ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिल सके और आसानी से Km और Vmax की वैल्यू को निकाला जा सके। तो इसका यूज क्या है, Km और Vmax को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद एंजाइम इनहाइबिशन क्या होता है, तो एंजाइम भैया बहुत आसान है, इस प्रोसेस में किसी एंजाइम की एक्टिविटी किसी सब्सटेंस द्वारा कम या स्टॉप हो जाती है। होगा क्या मेरे भाई, देखो एक एंजाइम है कोई, जैसे हम तुमसे कहें कि भैया ये एंजाइम है, ठीक, इस एंजाइम के पास यहां पे खाली जगह है तभी ये रिएक्शन करवा पा रहा है, लोग इसके पास आ रहे हैं, यहां बैठ रहे रिएक्शन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस जगह को ही घेर ले, जगह खत्म, एक्टिविटी खत्म। तो इस तरीके से ऐसे लोगों को हम लोग क्या कह देते हैं, ऐसे लोग, अभी आपको समझाते हैं जरा देखिए। हमने लिखा इस प्रोसेस में कोई एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी कोई सब्सटेंस आके वो जगह ही घेर लेगा, तो या तो कम कर देगा। अच्छा कम कैसे करेगा, रुकेगी तो जब वो जगह ही घेर लेगा। मान लिया यहां जगह नहीं घेरी, यहां बम गिराने लगा, वो जब यहां बम गिराने लगा तो ये पंचायत थोड़ी करवाएंगे बैठ के, अपनी जगह बचाएंगे जाके। यानी जरूरी नहीं वो जगह ही घेर ले, हो सकता है किसी और साइट पे जहां पे एक्टिव साइट्स नहीं भी हैं कहीं और गदर काटे वो, तो उस गदर की तरफ ध्यान जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो रिएक्शन कम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इनहाइबिशन। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव और एक होता है अनकॉम्पिटिटिव। अब जरा समझिए कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, तो जो इनहाइबिटर होगा वो सब्सटेंस सेम साइट के लिए कंपीट करेंगे। ये वही वाली बात आ गई कि आपस में कंपटीशन मचा हुआ, जहां पर सबस्ट्रेट आके बैठना चाहिए था, जहां पे रिएक्शन होनी चाहिए थी वहां पे भैया रोकने वाला आ गया। तो वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट बनाते हैं, उससे प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब वहां पे इनहाइबिटर आ गया, यानी जो रोकने वाला है वो आ गया, तो एंजाइम इनहाइबिटर से क्रिया कर लेगा और एंजाइम से ये जुड़ जाएगा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं बची है सबस्ट्रेट के जुड़ने के लिए। इसमें Km की वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन Vmax की वैल्यू जो है वो वही रहती है भाई, ठीक। दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव है, इसमें वो उस जगह पे नहीं आएगा जहां सबस्ट्रेट है लेकिन बाहर गदर काटेगा। पता चला तुम्हारे घर में मान लिया तुम सुकून से टीवी देख रहे हो, तुम्हारे घर में नहीं आएगा, बाहर बहुत तेज तेज पटाखे चलाएगा, तो तब भी तो तुम टीवी नहीं देख पाओगे भाई। तो इसमें जो होगा वो एक्टिव साइट पे नहीं होगा, किसी और जगह पे बाइंड करेगा, किसी और जगह पे गदर काटेगा और जो एंजाइम सबस्ट्रेट है उनके साथ में जुड़कर इनडायरेक्टली जुड़कर प्रोडक्ट के बनने को रोकेगा, ठीक। इसमें Km की वैल्यू सेम रहेगी, Vmax इसमें कम हो जाएगी। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा मेरे भाई, इसमें जो ES कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएगा। क्या मतलब है, यानी सरल भाषा में कहें इसमें क्या होगा बताओ, सबसे पहले वाले में तो उसी जगह पे गदर काट रहा है, ठीक। दूसरे वाले में उस जगह पे गदर नहीं काट रहा है, थोड़ा सा हट के गदर काट रहा है। और तीसरे वाले में ना तो उससे उसकी जगह पे है ना उससे अलग है, बस जब कॉम्प्लेक्स बन गया पूरा, यानी सबस्ट्रेट आके बैठ गया आगे, तब आके जो है गदर काटेगा। अरे अच्छा एंगेजमेंट हो गई तुम्हारी,
अरे नहीं ठीक, ऐसा नहीं है भाई यार, तुम्हें इस लड़की से एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गंदी लड़की है, ये बहुत गंदा लड़का है। फिर आके जो फुरेरी लगाते हैं, यानी जब आधी रिएक्शन हो चुकी है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट बन चुका है, तब आके जो फुरेरी लगाएंगे वो अनकॉम्पिटिटिव वाले हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बोले चलो चल के फुरेरी लगाते हैं चल के भाई, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो टेम्परेचर लगभग 37 के करीब जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 होता है, तो 37 पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। पीएच वैल्यू 5 से 7 होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई कर दोगे तो डीनेचुरेशन यानी ये टूट जाएंगे भाई, ठीक। पीएच वैल्यू हर एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम होता है, लेकिन नॉर्मली 5 से 7 की रेंज में लगभग एक्टिव रहते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये इनकी जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बढ़ जाएगी। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है भाई। ज्यादा प्रोडक्ट लोगे तो रिएक्शन भी ज्यादा होगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में आपको पढ़ना है एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। तो ये वो एंजाइम होते हैं जिनके पास 2 साइट है। हम कह सकते हैं कि एक आदमी था जिनके पास एक आंगन था पंचायत के लिए, लेकिन मोहल्ले में एक और ऐसा आदमी जिनने 2 आंगन बनवा लिए, बोले यहाँ पंचायत करो यहाँ भी करो। तो इनके पास 2 साइट्स होती हैं, एक कहलाती है एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट आता है, एक होती है एलोस्टेरिक साइट जहां पर रेगुलेटर बाइंड हो जाता है। रेगुलेटर कैसा हो सकता है? हो सकता है रेगुलेटर ऐसा हो जो ताकत को बढ़ाए, हो सकता है ऐसा हो जो घेनबा दे। तो ये दोनों तरीके से काम करते हैं भैया, ठीक। जब रेगुलेटर एक्टिवेटर होगा, दूसरी साइड पे अगर एक्टिवेटर है तो ताकत और बढ़ेगी, और अगर वो इनहाइबिटर है तब वो क्या करेगा, तो वो ताकत को और कम कर देगा। एलोस्टेरिक साइड पर बाइंड करता है तो एंजाइम का शेप चेंज हो जाता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड या तो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। जैसे अगर एक्टिवेटर दूसरी साइड पे जुड़ा हुआ है तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इनहाइबिटर जुड़ा हुआ है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आ गया होगा। देखो भैया समय जरूर लग रहा है, और हमने आपसे वादा किया है कि हम मार्च के अंदर अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं सब कराने की। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो हमने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, बहुत सारे प्लान कर रखे हैं। ये देखो सब हाईलाइट से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है और हमें मालूम है अप्रैल से पहले किसी का पेपर नहीं है तो कॉमेंट करके बताओ, ठीक। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं मार्च खत्म होते होते लगभग कंटेंट आपका करा देंगे, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। सारे हैंड रिटन खुद रिसर्च करे हुए नोट्स हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है 90 दिनों की एक पूरी सीरीज हम बना रहे हैं, जिसमें 2nd, 4th, 6th जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब करा रहे हैं। हमें मालूम है मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, कैसे कराएंगे क्या कराएंगे लोग सोच रहे हैं, लेकिन हम लगातार लगे हुए हैं भाई। तो जो लोग भी पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बस तमाशा देखते रहो बैठ के भैया, अंधाधुंध तरीके से कंटेंट आपको दे रहे हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।